सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मोशन अंडर ग्रेविटी। छोटा सा टॉपिक है, इस पर काफ़ी सारे छोटे छोटे सवालात बनते हैं तीनों इक्वेशंस यूज़ करते हुए मोशन अंडर ग्रेविटी पर। राइट, सपोज करें अगर मैं इस मार्कर को यहाँ से ड्रॉप करता हूँ तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा? कॉमन सेंस है, डाउनवर्ड जाएगा। सवाल पैदा होता है कि ये डाउनवर्ड क्यों जा रहा है? आखिर इसको कोई नीचे की तरफ खींच रहा है क्या? इसको कोई नीचे की तरफ खींच रहा है जो ये नीचे की तरफ जा रहा है? तो इसका आसान सा जवाब है कि जी हाँ, इस ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट जो आप छोड़ते हैं हवा में तो वो ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव करता है, डाउनवर्ड एक्सेलरेट होता है। किस वजह से? ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। तो उसका मोशन किस वजह से हुआ? आप कहेंगे कि जी ग्रेविटी की वजह से या ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। तो ऐसे मोशन को क्या कहा जाएगा फिर? मोशन अंडर ग्रेविटी। या फिर इसका मैं पूरा नाम लिखूं तो मैं इसका नाम लिख सकता हूं मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से मोशन या ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से मोशन या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो मोशन है, दैट मोशन इज कॉल्ड मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, तो फिर मोशन अंडर ग्रेविटी को आप डिफाइन कैसे करते हैं? आई होप कि डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप जनरली बता सकते हैं कोई भी मोशन जो कि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हो, ऐसे किसी मोशन को मोशन अंडर ग्रेविटी कहा जाएगा। सो जो कि मैंने ऊपर लिख भी दिया है, मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी या मोशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड मोशन अंडर ग्रेविटी। राइट, अब मोशन अंडर ग्रेविटी में आप एक खास चीज डिस्कस करते हैं, दैट इज द फ्री फॉल मोशन। फ्री फॉल मोशन किसे कहते हैं? एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज करें मेरे पास एक हाथ में एक पेपर है और दूसरे हाथ में पेन है। अगर मैं इस पेन मार्कर को और उस पेपर को एक साथ छोड़ूं, रिलीज करूं, तो कौन सी चीज़ ज़मीन की तरफ सीधी जाएगी और कौन सी चीज़ लहराती हुई जाएगी? आप कहेंगे जी मार्कर जो है वो सीधा चला जाएगा और वो पेपर जो है वो लहराता हुआ जाएगा। इनमें से एक मोशन को आप फ्री फॉल मोशन कहेंगे। नॉट आइडियली बट कुछ लेवल तक, कुछ हद तक वो फ्री फॉल मोशन होगा और वो मोशन है पेन का। ओके, तो फ्री फॉल मोशन किस मोशन को कहा जाता है? आप कहेंगे वो मोशन जिसमें बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई और फोर्स ना लग रही हो, उस मोशन को फ्री फॉल मोशन कहा जाता है। ओके, सो द मोशन in which the moving body experience only the gravitational force. Effect of all other forces acting on a free fall body is zero. Right? गैलीलियो गैलीली ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि फ्री फॉल मोशन जब होता है तो फ्री फॉलिंग बॉडीज की एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है। ओके, एक्सेलरेशन of free falling body is constant। ये उसे कैसे पता चला था? तो गैलीलियो गैलीली ने ये बात कहने से पहले
एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक्सपेरिमेंट उसने लीनिंग टावर ऑफ पीसा पे किया था, राइट। लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो कि इटली में बहुत मशहूर है, थोड़ा सा टेढ़ा है, ओके। और अब उसने क्या किया कि दो मेटेलिक बॉल्स, एक छोटी साइज़ की और एक बड़ी साइज़ का स्फेयर, दो मेटेलिक स्फेयर, सॉलिड स्फेयर उस लीनिंग टावर ऑफ पीसा की टॉप से छोड़े, किसी ऊपर वाली मंजिल से छोड़े, रिलीज़ किए। वो एक्सपेक्ट कर रहा था, हर एक कॉमन बंदे की तरह वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो जो बाल जिसका वज़न ज़्यादा है वो पहले ज़मीन पर पहुंचेगा और वो जिसका वज़न कम है वो देर से पहुंचेगा। हम भी ऐसे ही एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी बहुत हैवी चीज़ को हम फेंकें और किसी लाइटर छोटी चीज़ को फेंकें, तो जो हैवी चीज़ है वो जल्दी पहुंच जाएगी, जो लाइटर चीज़ है वो देर से पहुंचेगी। हमारा कॉमन सेंस ये कहता है। बट जब गैलीलियो गैलीली ने ये एक्सपेरिमेंट किया तो इस एक्सपेरिमेंट से उसने क्या ऑब्जर्व किया कि बोथ ऑफ दोज बॉडीज़, बड़ा स्फेयर और छोटा स्फेयर, दोनों सेम टाइम पर ज़मीन को हिट कर रहे थे। तो पता चला कि दोनों का मोशन एक ही जैसा है, किसी भी चीज़ का फ़र्क नहीं है, और उनकी जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, वो मास पर डिपेंड नहीं करती। उस एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है। एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडीज इज कांस्टेंट, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड या फिर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने यहाँ पर ये मीटर पर सेकंड क्यों लिखा है, ताकि आपको एक आइडिया दे सकूँ कि अगर किसी बॉडी को काफ़ी हाइट से फ्रीली फॉल किया जाए, ओके, फ्रीली फॉल का मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या, 0, जब उसे छोड़ा जाएगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। इस एक्सेलरेशन का मतलब ये हुआ कि हर एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी में इतना इजाफा होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड का। अगर पहले सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड हो रही है तो दूसरे सेकंड में इतनी ऐड हो जाएगी तो 19.6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, तीसरे सेकंड में इतनी फिर से ऐड हो जाएगी, चौथे सेकंड में इतनी फिर से ऐड हो जाएगी। सो 9.8 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड, इज इट राइट। इस एक्सेलरेशन को क्या कहा जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। काफी बच्चे इसको जस्ट ग्रेविटी कह देते हैं, नो दिस इज नॉट ग्रेविटी, दिस इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। अर्थ की सरफेस पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड होती है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये फ्री फॉलिंग बॉडीज के लिए मास पर डिपेंड नहीं करती। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर फ्री फॉलिंग बॉडीज does not depend upon their mass, is it right। फ्री फॉली बॉडी की एक्सेलरेशन उनके मास पर डिपेंड नहीं किया करती। अब फ्री फॉल मोशन में अगर हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ही है, इसकी इक्वेशंस अगर हम लिखें तो इन इक्वेशंस को कैसे लिखा जाएगा, Vf इज इक्वल्स टू Vi प्लस माइनस GT, ओके। उसके बाद H इज इक्वल्स टू VIT प्लस माइनस 1/2 GT स्क्वायर, देन 2GH इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, ओके। याद रहे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G की जो वैल्यू है वो हमेशा नेगेटिव ली जाती है, इस सेंस में क्योंकि उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है। लेकिन जब आप मैथमेटिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो डाउनवर्ड मोशन के लिए G की वैल्यू आप पॉजिटिव रखेंगे और फिर अपवर्ड मोशन के लिए G की वैल्यू आप क्या रखेंगे, नेगेटिव रखेंगे। रीज़न यही है कि डाउनवर्ड मोशन में वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड बढ़ रही होती है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और अपवर्ड मोशन में वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कम हो रही होती है, तो यहाँ पर इस एक्सेलरेशन को नेगेटिव लिया जाता है, ओके।
इस पर कुछ सवालात हल करते हैं, सबके सब गौर कीजिएगा जो भी व्यूअर्स हैं। आपके पास MCQ है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ फ्री फॉलिंग बॉडी इन 1 सेकंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ फ्री फॉलिंग बॉडी in 1 second is dash. So choices हैं आपके पास 1 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, राइट। सो क्या चॉइस, कौन सी चॉइस सही होगी? डिस्टेंस मालूम करने के लिए हम ये सेकंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं। h इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये हिस्सा हम इग्नोर कर देंगे, डाउनवर्ड मोशन में है तो ये पॉजिटिव लिया जाएगा 1/2 GT²। ओके, 1/2 G की वैल्यू को न्यूमेरिकली है तो 10, लेकिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम 10 कंसिडर कर लेते हैं। एंड T² एंड T इज 1 सेकेंड, 2 5 = 10, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 5 मीटर्स। ओके, ये आपके पास आ गया। अब याद रहे कि इस सूरत में फ्री फॉलिंग बॉडी का जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के स्क्वायर के। h इज प्रोपोर्शनल टू T²। अगर 1 सेकंड में बॉडी 5 मीटर ट्रैवल कर रही है, टाइम को डबल कर दें, 2 पर स्क्वायर है 4, इसका मतलब 4 गुना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 2 सेकंड्स में। तो इसका मतलब अगर टाइम कितना हो, 2 सेकंड हो, तो जो डिस्टेंस होगा 4 गुना बढ़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 मीटर पहले है मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज इक्वल्स टू 20 मीटर्स। इसी तरह टाइम को अगर 3 सेकंड कर दिया जाए, 3 गुना बढ़ा रहे हैं हम टाइम को, तो डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो कितने गुना बढ़ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स। सो 9 5 = 45 मीटर्स। ये चीज़ें आप डायरेक्टली याद रखेंगे, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इस पर एक छोटा सा और MCQ कर लेते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ फ्री फॉलिंग बॉडी in 3 seconds। चॉइसेस आपके पास हैं, 5 मीटर, 25 मीटर, 45 मीटर, 60 मीटर। तो कौन सी चॉइस सही होगी? हमें पता है कि 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, 5 मीटर। 3 सेकंड में कितना होगा, टाइम को ट्रिपल कर दें तो डिस्टेंस 9 गुना बढ़ जाएगा। सो 5 × 9 इज इक्वल्स टू 45। तो कौन सी चॉइस यहाँ पर हमारे पास सही आ रही है, चॉइस C। वैसे सॉल्व करना चाहें तो h इज इक्वल्स टू हाफ GT²। अपनी आसानी के लिए G की वैल्यू क्या रख लें, 10, और टाइम की जगह क्या पुट कर लें, 3। ओके, 2 1 = 2, 2 5 = 10, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 = 45। इज इट राइट? इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। सो मोशन अंडर ग्रेविटी पर कुछ और सवाल हल करते हैं, गौर कीजिएगा। आपके लिए अगला कोई MCQ है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by a free falling body in 3rd second. Okay, you are having choices: A 10 meter, B 25 meter, C 45 meter and D 60 meter, right?
ऐसा क्वेश्चन हमने अभी अभी किया भी है, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि थर्ड सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा, तीसरे सेकंड में, 3 सेकंड्स में नहीं। इससे पहले हमने जो सवाल हल किया था उसमें था कि डिस्टेंस ट्रैवल मालूम करें 3 सेकंड्स में फ्री फॉलिंग बॉडी का। यहाँ पर कह रहा है कि सवाल पूछा जा रहा है कि तीसरे सेकंड में। इसका मतलब अगर हम फ्री फॉलिंग बॉडी के डिस्टेंस को गौर करें, 1 सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल हुआ 5 मीटर, 2 सेकंड्स में डिस्टेंस ट्रैवल हुआ 20 मीटर 1 सेकंड में और 2 सेकंड्स में, राइट। और फिर 3 सेकंड्स में जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है वो कितना है, 3 सेकंड्स में वो है 45 मीटर। इज इट राइट? तो फिर तीसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड हुआ होगा? बहुत आसान है। यहाँ तक डिस्टेंस जो ट्रैवल हुआ है ये 2 सेकंड्स में हुआ है। ये डिस्टेंस कितना है? 20 मीटर। इसका मतलब तीसरे सेकंड में ये डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, जिसको मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ। ओके, अगर ये 20 मीटर्स है तो ये बाकी का डिस्टेंस 45 में से माइनस कर दें तो हमें कितना मिलेगा? 25 मीटर्स। इज इट राइट? सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय फ्री फॉलिंग बॉडी इन थर्ड सेकंड, ये सिर्फ एक ही सेकंड है। ओके, कितना है? 25 मीटर्स। ये एक तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेकिन ये तरीका थोड़ा सा लेंदी है। इसके अलावा एक और तरीका भी है इसको सॉल्व करने के लिए, और वो ये है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय फ्री फॉलिंग बॉडी इन nth सेकंड। शॉर्टकट बना लेते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय a free falling body in nth सेकंड। nth सेकंड में कोई फ्री फॉलिंग बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? इस डिस्टेंस को मैं एस एन से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, दैट इज इक्वल्स टू जी अपॉन 2n माइनस 1। ऐसे आप इसका कोई फार्मूला है। ओके, इसकी डेरिवेशन भी है, लेकिन हमारे काम की नहीं है डेरिवेशन, हम जस्ट फार्मूले को याद रखेंगे। अब ये सवाल इस फार्मूला से करके देखते हैं क्या ये फार्मूला वर्क कर रहा है कि नहीं। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय फ्री फॉलिंग बॉडी इन थर्ड सेकंड इज इक्वल्स टू जी, लेट्स से इट इज 10 डिवाइडेड बाय 2। कौन सा सेकंड है? तीसरा सेकंड। तो n की जगह क्या पुट किया जाएगा? 3 माइनस 1। ओके जी, 10 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 5 एंड 2 3 इज द 6 माइनस 1, राइट। 5 and 6 minus 1 is equals to 5. 5 5 is the 25. Is it right? So we found the same distance. इसका मतलब ये फार्मूला आपने याद रखना है कि फ्री फॉलिंग बॉडी nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। ओके, नाउ इसी पर आपके लिए क्वेश्चन है जो कि आप सॉल्व करेंगे। Find the ratio of distance traveled by a free falling body in third second to that of in first second, right? You are having choices A 5, B 10, C 15 and D 25. Okay, now फ्री फॉल मोशन से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपने याद रखने हैं। कुछ सीक्वेंस, कुछ शॉर्टकट्स मैं यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं, गौर कीजिएगा।
एग्जाम्पल में एमसीक्यू यहां पर नहीं दे रहा, एग्जाम्पल यहां पर लिख देता हूं, एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड with a velocity of 10 meter per second. How long will it take to reach the maximum height? राइट किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, लेट्स से दिस इज द ऑब्जेक्ट, इसको ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है किसी इनिशियल वेलोसिटी से, और वो कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। कहा गया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा जाने में कितना टाइम लगाएगी, राइट। ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ऊपर जाती जाएगी इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, एक पॉइंट आएगा जहाँ पर इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी और वहाँ से ये वापस आएगी। हमने वहीं तक का असल में टाइम मालूम करना है। सो टाइम कैसे मालूम करेंगे? वी आर हैविंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई माइनस जी टी। मैं यहाँ पर जी के साथ माइनस इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज मोशन जो है अपवर्ड है, एक्सेलरेशन यहाँ नेगेटिव रखी जाएगी, राइट। मैक्सिमम हाइट पर वी एफ की वैल्यू 0, सो हमारे पास क्या बचेगा, 0 इज इक्वल्स टू वी आई माइनस जी टी। जी टी को अगर इधर शिफ्ट कर लें तो पॉजिटिव हो जाएगा, जी टी इज इक्वल्स टू वी आई, सो टी इज इक्वल्स टू वी आई अपॉन जी। ये हमारे पास टाइम का फार्मूला बन गया, ओके। एन ऑब्जेक्ट दैट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी वी आई, देन इट विल टेक दिस टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। अब इस फार्मूला को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। गौर कीजिएगा, T इज इक्वल टू वी आई अपॉन जी, T इज इक्वल टू वी आई हमारे पास कितना दिया गया है 10 अपॉन जी की वैल्यू हम कितनी ले रहे हैं 10 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। इज इट राइट? सो इस सवाल का जवाब क्या होगा 1 सेकेंड। इसी तरह अगर आप थोड़ा सा इस पर वर्क कर लें तो आपको पता चलेगा कि अगर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, तो टोटल टाइम जो मैक्सिमम हाइट तक जाने तक का टाइम है, यहां डेटा टेबल बना लेते हैं हम, राइट। इनिशियल वेलोसिटी और टाइम के दरमियान, अगर इनिशियल वेलोसिटी यहां रखें और टाइम को यहां रख लें, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, फॉर मैक्सिमम हाइट, राइट। अगर इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है 10 मीटर पर सेकंड, तो टाइम जो लगेगा वो 1 सेकंड लगेगा, ओके। अगर इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, तो टाइम कितना लगेगा 2 सेकंड्स। अगर इनिशियल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड, तो टाइम कितना लगेगा 3 सेकंड्स। अगर ये है 40 मीटर पर सेकंड, तो टाइम कितना लगेगा 4 सेकंड्स, एंड सो ऑन। इज इट राइट? नाउ अब यहां पर जब हम ये डेटा बना चुके हैं और यहां पर मैं घुमाकर कोई सवाल पेश करूं आपके लिए, तो ये सवाल कैसे हो सकता है, गौर कीजिएगा। With what velocity an object be thrown vertically upwards so that it reach
to the maximum height in 6 seconds. चॉइसेस आपके पास हैं, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, एंड डी इज 60 मीटर पर सेकेंड. ओके जी, तो इसका सही जवाब क्या होगा? बहुत आसान है. अब ये हमें पता है कि अगर मैक्सिमम हाइट तक जाने में इसे 1 सेकंड लगता है तो इसे किस इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया है? 10 मीटर पर सेकंड. अगर 4 सेकंड में मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा तो इसको इनिशियल वेलोसिटी कितनी से फेंका गया है? 40. इसी तरह अगर ये मैक्सिमम हाइट तक जाने में 6 सेकंड लगाता है तो अब फौरन से इस टेबल को माइंड में रखते हुए ये जवाब दे सकेंगे कि हाँ जी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 60 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए. इज इट राइट? सो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो आगे बढ़ते हैं. So we have done time to reach maximum height and we found that time to reach maximum height is given by T is equals to VI upon G. Now time of the flight से क्या मतलब है? पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं. टाइम ऑफ द फ्लाइट से मतलब है द टाइम इन विच ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द एयर. मतलब ऊपर जाने में जितना टाइम लगता है प्लस नीचे आने में जितना टाइम लगता है, दोनों को ऐड कर लें, उस टाइम को क्या कहा जाएगा? टाइम ऑफ द फ्लाइट. सो इज द टाइम, इट इज द टाइम इन विच एन ऑब्जेक्ट remains in the air. Right? आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इट इज द टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट प्लस टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट प्लस टाइम टू रिटर्न बैक टू द ग्राउंड. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कह सकते हैं कि टाइम ऑफ द फ्लाइट, अगर इसको मैं कैपिटल टी से शो करूं तो आप कह सकते हैं कि दिस इज द टाइम फॉर अपवर्ड मोशन प्लस टाइम फॉर डाउनवर्ड मोशन. अगर जिस हाइट से ऑब्जेक्ट को, जिस लेवल से ऑब्जेक्ट को फेंका जा रहा है उसी लेवल पर ऑब्जेक्ट दोबारा वापस आए तो फिर जितना उसे ऊपर जाने में टाइम लगता है उतना ही उसे नीचे आने में टाइम लगता है. राइट? तो आप कहेंगे फॉर ऑन लेवल सरफेस, फॉर ऑन लेवल सरफेस टाइम फॉर अपवर्ड मोशन इज इक्वल्स टू टाइम फॉर डाउनवर्ड मोशन. तो इसका मतलब इस फार्मूला में आप कुछ चेंज कर सकते हैं. आप लिख सकते हैं कि टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट इज इक्वल्स टू टाइम फॉर अपवर्ड मोशन प्लस टाइम फॉर डाउनवर्ड भी उतना ही होता है, तो आप लिख सकते हैं टाइम फॉर अपवर्ड मोशन. दोनों को ऐड करते हैं तो ट्वाइस फॉर टाइम फॉर अपवर्ड मोशन. राइट? और टाइम फॉर अपवर्ड मोशन हमारे पास हमने क्या निकाला? VI अपॉन G. तो टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट ऑन लेवल सरफेस के लिए कितना हो जाएगा? 2VI अपॉन G. ऑन लेवल सरफेस से क्या मतलब है? ये थोड़ा सा गौर कर लें. सपोज करें ये कोई एक सरफेस है, आप इस सरफेस से ऑब्जेक्ट को छोड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं ऊपर, और वो इसी लेवल पर आकर गिर रहा है. लॉन्चिंग पॉइंट और टारगेट दोनों सेम ही लेवल पर हैं, तो इस सरफेस को ऑन लेवल सरफेस कहा जाएगा. जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम इसे जो है वो नीचे आने में लगेगा. इसलिए टाइम ऑफ द फ्लाइट जो है वो ट्वाइस द टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट है. इसका मतलब यह हुआ कि इस पर अगर हम कुछ क्वेश्चन हल करें, गौर कीजिएगा, हमारे पास MCQ है
कि an object is thrown vertically upwards with a velocity of 20 meter per second. How long will it remain in the air? राइट तो यहां पर मैं चॉइसेस भी लिख देता हूं. A 2 seconds, B 4 seconds, C 8 seconds, D 16 seconds. जी जवाब दें आप लोग, इसका जवाब क्या होगा? गौर करें, अगर यहाँ पर टाइम ऑफ द फ्लाइट ना पूछा गया होता तो हम इसका, या ये पूछा गया होता कि ये कितना टाइम लगाएगा मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए, तो हम इसका फौरन से जवाब देते कि अगर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है तो ये टाइम होगा 2 सेकंड्स. लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, पूछा कितना गया है, पूछा क्या गया है, टाइम ऑफ द फ्लाइट. तो 2 सेकंड्स ऊपर जाने का टाइम और 2 सेकंड्स नीचे आने का टाइम, टोटल टाइम कितना हो गया 4 सेकंड्स. सो इसकी बी चॉइस सही है. ये हमने डायरेक्टली कर लिया हमारे बैकग्राउंड वर्क पर. अगर हम इस पर अभी सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे? 2vi अपॉन जी 2 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 10, 0 0 से कैंसिल, 2 2s द 4 seconds. Is it right? Now next MCQ है आपके लिए, गौर कीजिएगा. An object is thrown vertically upwards with the velocity of 100 meter per second. Find its time of the flight. If it falls on level surface. आपके पास चॉइसेस हैं 10 seconds, 20 seconds, 30 seconds, 40 seconds. ओके, सॉल्व इट. कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर आप रब्ता कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर. सो स्क्रीनशॉट लेकर सेंड किया करें व्हाट्सएप नंबर पर, ताकि मुझे पता हो कि आप किस MCQ का जवाब दे रहे हैं. ऐसा भी हुआ है कि बच्चे जवाब दे रहे होते हैं, हज़ारों MCQs कर रहे हैं हम, तो पता नहीं फिर वो किस सवाल का जवाब होता है, समझना मुश्किल हो जाता है. ओके, नाउ फ्री फॉल मोशन से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं, वो भी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, गौर कीजिएगा. नाउ आपके पास एक और सवाल मैं यहां लिख देता हूं, फिर उससे रिलेटेड कुछ चीजें डिस्कस करेंगे. एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली upwards with a velocity of 20 meter per second. How high will it rise? How high will it rise? Okay. So आपके पास choices क्या हैं, गौर कीजिएगा. A 10 meters, B 20 meters, C 40 meters, D 60 meters, E none of these. ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा थोड़ा सा गौर कीजिएगा. मैं यहां पर ले आता हूं प्लीज कैमरामैन. सो
जब ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है किसी इनिशियल वेलोसिटी से, लेट्स से दैट इज वी आई, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर राइज होगा आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कम होती जाएगी और फाइनली उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो हमें उस पॉइंट तक का डिस्टेंस मालूम करना है एक्चुअली, जहाँ पर उसकी ये वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए। इसको आप हाइट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा करने के लिए आपके पास थर्ड इक्वेशन है, s इज इक्वल्स टू ओके 2gh इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। याद रखें अपवर्ड फेंका जा रहा है तो g नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। वी आई दिया गया है, वी एफ मैक्सिमम हाइट पर क्या हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि वी एफ मैक्सिमम हाइट पर ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। 2g को अगर हम उधर शिफ्ट कर लें तो हमारे पास h किसके बराबर आएगा, h इज इक्वल्स टू माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 2g। माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और h किसके बराबर आया, हमारे पास h मिला वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पर कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इसी फार्मूला से सॉल्व होगा कि h इज इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, मैक्सिमम हाइट जो बॉडी अटेन कर रही है। नाउ h किसके बराबर होगा, आप कह सकते हैं कि वी आई आपके पास क्या है 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 10। 20 का स्क्वायर क्या आ गया 400 या 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 लिख लें, डिवाइडेड बाय 2 10s द 20। ये 20 आपस में कैंसिल, तो बाकी क्या बचा 20 मीटर। ओके, नाउ यहां पर कौन सी चॉइस सही हुई, चॉइस बी। अब इस फार्मूला में एक और ख़ास चीज़ मेंशन की गई है, अगर इस फार्मूला पर गौर करें कि h इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब अगर इनिशियल वेलोसिटी को डबल किया जाए तो हाइट कितने गुना बढ़ेगी, 4 गुना बढ़ेगी। अगर इनिशियल वेलोसिटी को ट्रिपल किया जाए तो हाइट कितने गुना बढ़ेगी, 9 गुना, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। इज इट राइट? तो इस पर भी आप थोड़ा सा काम कर लें, एक डेटा टेबल बना लें, मैं आपको हेल्प करता हूं, कंप्लीट आपने करना है। राइट? सो यस, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू इट। ओके जी, हमारे पास मैक्सिमम हाइट, इनिशियल वेलोसिटी और मैक्सिमम हाइट के दरमियान हम कोई डेटा टेबल बनाने जा रहे हैं। आपके काम आएगा ये टेबल, आपने खुद बनाना है। फिलहाल यहाँ पर गौर करें, एच मैक्स, इज इट राइट? अगर इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो 10 मीटर पर सेकंड, तो ज़्यादा से ज़्यादा हाइट कितनी अटेंड होगी, वी आई स्क्वायर, 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g 20। 10 का स्क्वायर क्या 100 डिवाइडेड बाय 20। इज इट राइट? कितनी आ गई 100/20, 5 मीटर्स। तो या तो आप सॉल्यूशन लिख लें या जस्ट 5 मीटर लिखें। अगले में मैं ये डायरेक्टली लिखूंगा, 20 कर दें, आपने इसको क्या कर दिया, डबल कर दिया। याद रहे कि इनिशियल वेलोसिटी, हाइट मैक्स जो है वो इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर टाइम्स प्रोपोर्शनल है। अगर इनिशियल वेलोसिटी को डबल करेंगे तो हाइट 4 गुना बढ़ेगी, तो हाइट कितनी हो जाएगी 5 मल्टीप्लाइड बाय 4। हमने वेलोसिटी को डबल कर दिया, हाइट कितनी हो जाएगी 4 गुना, 5 4 20 मीटर्स। इज इट राइट? नाउ अगर आप इसको और बढ़ा दें, फॉर सपोज आप इनिशियल वेलोसिटी को ट्रिपल कर दें, 30 मीटर पर सेकंड कर दें, तो हाइट कितने गुना बढ़ जाएगी इनिशियल के लेवल से। देखें, वेलोसिटी को ट्रिपल कर दिया तो हाइट 3 का स्क्वायर
9 टाइम्स बढ़नी चाहिए, 5 9 द 45 मीटर हो जाएगी ये। इसी तरह आप इनिशियल वेलोसिटी को 4 गुना बढ़ा दें, 40 मीटर पर सेकंड कर दें, तो हाइट भी बढ़ जाएगी कितने गुना, 16 टाइम्स, 4 का स्क्वायर 16, 16 5s द कितने होते हैं, सो 16 5s द 5 10s द 50, 5 6 द 30 एंड इट विल बी 80 मीटर्स, इज इट राइट, एंड सो ऑन। ये आप डेटा टेबल बना लें, आपके लिए काफी काम आएगा। ओके जी, एक और एमसीक्यू करते हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज हैं इसमें करने के लिए। काइनेमैटिक्स का काफ़ी सारा पोर्शन अब यहाँ पर हम डिस्कस कर सकते हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं। टाइम की लिमिटेशन की वजह से मैं लिमिटेड चीज़ें ही डिस्कस करूँगा। सो एमसीक्यूज यहाँ पर, नेक्स्ट एमसीक्यू यहाँ पर गौर कर लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट is thrown vertically upwards with a velocity of 30 meter per second. If it is caught at the same level then how much distance will it travel throughout its journey? वो अपनी जर्नी में, टोटल जर्नी में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। आपके पास चॉइसेस हैं 10 मीटर, बी 30 मीटर, सी 90 मीटर, डी 45 मीटर एंड इसका जवाब सही क्या हो सकता है, आपने इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है थोड़ा सा होशियारी के साथ। Thank you so much. Wish you all the best.